Hello everyone. Today we have Aparna Ghosh with us, and currently she is pursuing MCA from Jawaharlal Nehru University. And today we will be talking about her experience in JNU, and also we will talking a little bit about her preparation journey. So, hi Aparna. Let's start with a Hello, small thanks for having introduction. me. Yeah, sure. Hi, I'm Aparna Ghosh. I'm from West Bengal. I've completed my secondary and high secondary education from Sri Ramakrishna Shadapet Kanya Gurukul. Then I did my BCA from Midnapur College. I took a year gap, prepared for masters, and now I'm pursuing MCA from JNU. तो अपर्णा, लाइक जैसे कि तुमने बताया कि तुमने अपना ग्रेजुएशन किया है बीसीए में, सो एमसीए करने का कैसे पता चला कि तुमको कि हाँ एमसीए करना इज अ बेटर ऑप्शन, लाइक सीनियर्स ने बताया या फिर कहीं पे तुमने एडवर्टीजमेंट देखा कि एमसीए इज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू बहुत से लोग बीसीए के बाद भी जॉब करना प्रेफर करते हैं, बट एमसीए ही क्यों? इसके दो पॉइंट्स थे. फर्स्टली, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर. तो पहले मुझे था कि मुझे एमबीए करना है, मैं वहां सीखूं, फिर लाइक आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस. पर आई थिंक जब बीसीए में थी तो तब मुझे पता चला कि आई एम फ्रॉम अ टियर 3 कॉलेज, सो वी डोंट रियली गेट मेनी एक्सपोजर एज इन समवन हु इज फ्रॉम अ सिटी और लेट्स से हु हैज गॉन टू अ गुड कॉलेज और समथिंग. तो मुझे था कि अगर मैं बीसीए के बाद सोचूं कि मुझे एमबीए करने जाना है, तो वहां पे जाके मेरे लिए करियर ऑप्शंस इतने भी बेनिफिशियल होंगे नहीं. बिकॉज वहां पे स्टूडेंट्स जो आए होंगे उन्होंने ऑफकोर्स बहुत अच्छे अच्छे, मतलब अगर मैं कोई अच्छे एमबीए कॉलेज में जाती तो ऑफकोर्स दे हैव मच मोर एक्सपीरियंस देन आई डू. तो मुझे था कि पहले मुझे एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म में जाना है जहाँ पे मैं बाहरी दुनिया देख सकूं, चीजें सीख सकूं, इंटेलिजेंट लोगों से मिलूं. तो इसलिए बीसीए के बाद एमसीए वाज अ वेरी गुड ऑप्शन. एंड सेकेंडली, बीसीए के बाद बहुत अच्छी जॉब नहीं लगती. चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं, most of the companies in India, they require a master's degree for a certain pay scale. तो बीसी के लिए जो कंपनीज हमारे कैंपस में भी आई थी, तो मुझे लगा था कि उनकी पे स्केल भी काफी कम है, और दूसरी बात कुछ कंपनीज थी जो 5 साल का बॉन्ड लेके भी आई थी. तो मुझे नहीं लगता करियर के इनिशियल स्टेज पे मैं इतना लॉन्ग लेंदी कोई बॉन्ड साइन करना चाहती थी. तो इसलिए मुझे लगा कि एमसीए मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, ताकि मैं खुद को प्रिपेयर कर पाऊँ सर्वाइवल के लिए फ्यूचर में. मीन्स एक्सप्लोर करना था कि हाँ हाँ, एग्जैक्टली कैसे क्या इंडस्ट्री होता में है. काम। हाँ, हम्म, बिल्कुल, क्योंकि जब आप मतलब ग्रेजुएशन में आप एक बहुत छोटे से शहर से होते हैं, तो एवरीवन इज लाइक कि मुझे जॉब करना है, एंड मतलब बीसी के बाद ही जो जॉब मिलता वही ले लेते. पर मुझे था कि मुझे पहले थोड़ा एक्सप्लोर तो मैं करूं, क्योंकि मुझे जो फ्यूचर में जो बनना है उसके लिए मुझे लोगों से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नीड अ इंटेलिजेंट क्लब टू एटलीस्ट एक्सप्लोर व्हाट आर द ऑप्शंस, जो मुझे नहीं लगता कि वहाँ उस एनवायरमेंट मुझे इतना मिल रहा था. और मतलब आप भी शायद समझ सकते हैं, कोई छोटे से गांव से हाँ, आके बाहर शहर सरवाइव करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइक यू हैव बीन डिजाइन्ड इन अ सर्टेन वे एंड नाउ यू आर इन अ सर्टेनली डिफरेंट एनवायरनमेंट. तो यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू फोकस, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट टू डू. तो इसीलिए मुझे लगा कि हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए बहुत सही होगा कि पहले मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर पाऊँ अपने आप को. ओके। तो लाइक कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फिर प्रोजेक्ट जिसके लिए तुम ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई हो अपने ग्रेजुएशन टाइम पे, और लाइक जो जिसने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई हो कंप्यूटर साइंस के लिए और तुम्हारा एक्साइटमेंट बढ़ाया हो कि हाँ मुझे आगे और कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ना है, ऐसा कुछ सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट ऐसा कुछ? श्योर. मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट जाएगा इसमें. यूजुअली जब आप ज्यादातर कॉलेज में यूजुअली यही सीन है कि एवरीवन इज वेरी फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. Especially for BC or MC, these are like professional courses. They will prepare you for
जॉब्स एंड ऑल। पर मुझे पहले तो जब कॉलेज गई थी मुझे कोडिंग कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आई वॉज लाइक रियली क्लूलेस। But then when I start to understand the things that are going in backend, like how a C program is being compiled, how output is generated, then my interest really grew up. But turning point मेरे लिए था माइक्रोप्रोसेसर 8085। ऐसे मतलब हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते कि ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है, क्योंकि दो फील्ड्स काफी इंटररिलेटेड भी हैं, ओवरलैपिंग भी है। पर जस्ट फॉर अ लेमैन्स टर्म, मुझे हार्डवेयर की चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट है। लाइक आई एम रियली इंटरेस्टेड इन प्रोसेसर डिजाइनिंग। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, 8085, 8086 ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। तो मुझे था कि मैं इसी चीज में अपना करियर ग्रो करना चाहूँ। पर मुझे पता नहीं था कि इसमें मैं करूँ क्या, क्योंकि वो एनवायरनमेंट ऐसा था नहीं कि मुझे कहीं से पता चले कि इसमें ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगा पहले शायद मैं भी जॉब करूंगी, फिर अगर पॉसिबल हो कहीं पे इन सब पे काम करना, तो क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं है। मुझे लगता था जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ रही हूँ वो तो 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या ही अलग कर रही हूँ इसमें। बट आफ्टर कमिंग टू JNU, आई रियली फाइंड दैट वे टू मेक माई वे इन टू दैट इंडस्ट्री। तो मेरे लिए तो टर्निंग पॉइंट वही था कि हाँ, मुझे कंप्यूटर साइंस में ही रहना है, मुझे उसी चीज पे अपना करियर बनाना है। अरे लाइक बट जैसे माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोप्रोसेसर 8085, ये सारे सब्जेक्ट्स का एक स्मॉल पार्ट ही सही बट होता है बीसीए में, करेक्ट? ओके। हाँ, BCA में भी होता है। इवन आप जब MCA करने आओ तो कुछ कुछ कॉलेजेस में वो सब्जेक्ट्स भी होती हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको समझनी है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, लेट्स जस्ट से पर मतलब वही अगर क्वेश्चन में आंसर करना चाहूँ तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी, जो आर्किटेक्चर का पार्ट है। और ये सब्जेक्ट्स आपके बाकी चीजों पे भी आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। लेट्स से फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, हम ऐसे फ्लुएंस क्लासिफिकेशन वगैरह वहां पे भी यूज करते हैं। तो वो टॉपिक्स जो थी, लाइक इट जस्ट बेसिकली, मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको किसी चीज का हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो आपको फ्यूचर के बारे में भी नहीं पता होगा। बिकॉज हाउ दिस थिंग इज बीइंग अपडेटेड, ओनली देन यू कैन मेक अपडेट्स ऑन दैट, राइट। तो जैसे 8085 अगर देखेंगे, और अभी तो हम कितने इंटेल कितने जनरेशन में पहुंच गया, पर बेसिक जो चीजें हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो अभी भी कुछ कुछ चीजें सेम ही हैं। ऑफकोर्स ट्रांजिस्टर आने के बाद इतना रिवोल्यूशन हुआ है इस इंडस्ट्री में, बट दोज आर लाइक द बेसिक थिंग्स दैट मेक्स मी अंडरस्टूड कि अच्छा ऐसे होता है कि हाँ बाइनरी तो है, पर एक्चुअली सारे कैलकुलेशंस तो वहां जाके हेक्साडेसिमल में ही हो रहे हैं ये सब। तो मुझे उसी चीज ने बहुत मतलब इंटरेस्ट है कि इंटरनली काम हो कैसे रहा है। तो अपन ना लाइक जैसे कि तुम अपने एमसी के लिए प्रिपरेशन कर रही होगी, एमसी के एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, तो उसमें तुमने किसी एक्सटर्नल हेल्प ली थी, यानी कि मतलब किसी सीनियर से हेल्प ली थी, या फिर तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी अपने एमसी के एंट्रेंस एग्जाम के स्टडीज के लिए? हाँ, मैंने INPS से ही अपने प्रिपरेशन की है 1 साल। तो ओके, तो लाइक तुम्हारे अकॉर्डिंग है, तुम्हारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि जो हमें एक एक्सटर्नल कोचिंग से गाइडेंस मिलती है वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होती है थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन? ये बात वही चालू हो जाती है। आई थिंक रूमी का ये कोट है कि अगर आपका कोई जर्नी आपको पास करनी है, अगर आपके गुरु आपके साथ होंगे तो आप बहुत कम टाइम में कर लेंगे, पर अगर आपको खुद से करनी हो तो आपको इतना एक्सपीरियंस है नहीं, मेरा ये फर्स्ट टाइम ही है, तो आप तो भटकते ही रहोगे, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए आपके टाइम और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे पूरा क्लियर था कि नहीं, मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी है, ताकि मुझे वो प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए एक टीचर से, कि मुझे कभी भी तकलीफ हो, किसी भी चीज में डाउट हो रही हो, तो I know that someone is there for me to help me throughout my journey. So that is why I feel external coaching was really beneficial for me. And second point would be, जब आप कोचिंग में होते हो तो you are with like-minded people like you. They are also learning. They also want to build a career on this field. बहुत सारी टेक्नोलॉजी होंगी जो उनको आती है, आपको नहीं आती। बहुत ऐसी होगी आपको आती है कि उनको नहीं आती, तो आप वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं। वो आपको एक एनवायरनमेंट देता है कि आप ग्रो करो सबके साथ। एंड तीसरी, हमारे सीनियर्स आते थे, वो हमें बहुत कुछ बताते थे, सिखाते थे, और इंटरव्यूज भी थी यूट्यूब पे बहुत। तो उनसे भी हमको बहुत सारी चीजें नई नई पता चली, जो मुझे लगता है कि मेरे करियर एंड ऑल्सो एज अ पर्सन मेरे ओवरऑल ग्रोथ में उसने बहुत हेल्प करी। लाइक तुमने ऑफलाइन मोड ज्वाइन किया था, फिर ऑनलाइन मोड में कोचिंग नहीं, में किया था? ऑनलाइन मोड। मैंने ऑनलाइन में पूरा क्लासरूम का जो कोर्स होता है, लाइव क्लासरूम, वो वाला कोर्स लिया था। बट लाइक ऑनलाइन कोर्स में ऐसा रहता है कि काफी लोग सोचते हैं कि किस तरीके से वो
ऑफलाइन वाला तो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है ऑनलाइन में, तो हमें अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डालने होते हैं अगर हम किसी ऑनलाइन कोचिंग जैसे एनपीएस को हम एज ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डालने चाहिए? बिकॉज आपको शीट्स मिल जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे, आपको टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, बट स्टिल आपके लिए वो एक एनवायरनमेंट मिसिंग रहेगा। तो तुमने अपनी तरफ से क्या एफर्ट्स डाले? इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग में जो है, आप किसी भी एग्जाम दे दीजिए, वो सेल्फ स्टडी ही है। कि डिसिप्लिन एंड सेल्फ स्टडी आपको एक खुद मतलब दिमाग में वो रखना ही होगा कि मुझे इस टाइम में ये चीजें पढ़नी है, ऐसे एग्जाम्स देनी है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट 4 से 5 घंटा तुम खुद ही कोई चीज पढ़ोगे, चाहे कितना भी तुम्हारे टीचर्स तुम्हें पढ़ाएं, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो, पर खुद से वो चीजें तुम्हें पढ़नी होंगी। तो आई थिंक ये एक पॉइंट होगा कि आप जब भी अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बिकॉज यू डोंट हैव समवन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू टू लाइक से पढ़ो ये वो ऑल दैट थिंग, तो आपको खुद से वो चीजें रखनी होंगी कि नहीं, मैं अपने आप की तरफ ऑनेस्ट रहूंगी और मुझे जो काम मिल रहा है वो मैं डिसिप्लिन मैनर में करूंगी। आई थिंक वो होना चाहिए। सो लाइक तुम्हारा गैप ईयर था या फिर तुमने अपने स्टडीज के साथ नहीं, ही मैंने गैप अपेयरिंग? ली थी। नहीं, मैंने गैप ओके। लिया था क्योंकि हाँ, मुझे थोड़ा था कि अभी लाइक बीसीए के बाद आई वांटेड टू एक्सप्लोर, तो मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था खुद के लिए भी कि मैं कोचिंग के साथ साथ बाकी कुछ चीजें भी सीख पाऊँ, कर पाऊँ। एंड मतलब मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन करा नहीं था उसके पहले किसी भी चीज को लेके, तो ये एक एनवायरनमेंट एक बार मुझे जीना था, तो आई थिंक इसीलिए मैंने 1 साल गैप लिया। बट ये जो गैप लेने का डिसीजन होता है ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बहुत से लोगों के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आगे जाकर के गैप ईयर कहीं ना कहीं जाकर के इफेक्ट कर सकता है। तो तुमने ये डिसीजन क्या सोच करके लिया और तुम्हारे अकॉर्डिंग ये कितना इफेक्ट करता है? ऑनेस्टली जब ये लोग सोचते हैं कि गैप ईयर आपको इफेक्ट करेगा, तो ये होता है कि आपके जॉब पे शायद आपको इफेक्ट करेगा, कि जॉब करने जाओ तो क्या ये मैं मतलब आ जाएगा पॉइंट कि इस इंसान ने 1 साल गैप लिया है। तो ऑनेस्टली आई डोंट हैव अ सॉलिड आंसर कि वो किस कंपनी के लिए कितना मैटर करता है, क्योंकि जब मेरे क्लास में कुछ ऐसे हैं जिनके काफी ज्यादा साल के गैप हैं, तो टीचर्स ने उनको बोला था कि वो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा अगर आपके पास राइट स्किल्स होंगी जॉब के लिए। तो मैं उसका आंसर तो आपको दे नहीं पाऊंगी कि मतलब स्टैटिस्टिकली आई कैन गिव यू करेक्ट आंसर, बट जो मेरा पर्सनल लगा था कि आप शायद मतलब कुछ भी करें, बीसीए करें, एमसीए करें, आप उसके बाद जो जॉब लगनी होती है फॉर इनिशियल ईयर्स, यू हैव टू हसल इन योर इंडस्ट्री। पहले आपको सब कुछ एकदम परोस के नहीं दिया जाएगा, तो पहले कुछ 4-5 साल आपको उस इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना ही होगा, एंड देन यू माइट गेट अ गुड सैलरी, लेट्स से फॉर मतलब हाँ, कन्वेंशनली गुड सैलरी मिलना। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, मुझे अगर 23 में कोई चीज मिल रही या फिर 24 में, फॉर मी इट वाजंट अ वेरी बिग डिसाइडर। तो इसीलिए मुझे अपने लिए 1 साल गैप लेना सही लगा कि मैं फुल फोकस के साथ प्रिपेयर कर पाऊँ बस। मीन्स अगर एक साल का गैप लेने से हमें एक बेटर प्लेटफॉर्म मिल रहा है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, करने का तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू बेनिफिशियल है। हम। मैं ओके। तभी कुछ कर लूँ, अगर मैं तभी मुझे अच्छा कॉलेज मिल नहीं रहा है, तो मैं वहां पे जाके फिर वही करूंगी, शायद मेरी इतनी अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, फिर मैं वही पैटर्न फिर से करूँ। एग्जैक्टली। उससे अच्छा मैं थोड़ा टाइम लूं अपने लिए। मे बी लाइक आई एम अ वेरी स्लो लर्नर, सो आई नीड टाइम, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आई कैन प्रोड्यूस अ गुड प्रोडक्ट। तो इसीलिए मुझे लगता है टाइम लो, पर अगर आप मतलब हर स्टूडेंट अलग अलग अपने अपने रेट से सीखता है, राइट? तो अगर आपको अपने पहचानना होगा कि मेरे लिए कौन सा सही है, डोंट लुक फॉर अदर्स। जो मुझे मेरे लिए सही लगा कि मैं थोड़ा टाइम लेके कोई अच्छे कॉलेज में जाना चाहूंगी, तो इसलिए मैंने वो चूज करा। नाइस। तो लाइक तुम्हारे एमसीए के स्टडीज में ऐसे कौन से चैलेंजेस है या मतलब ऐसे कुछ ना कुछ चैलेंजेस ऐसे फेस किए होंगे तुमने, और जरूर। कैसे उनको ओवरकम किया? अगर कुछ एक या दो चैलेंज शेयर करना चाहो। हमारे केस में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सीयूईटी ने बहुत डिले करा हमारा एडमिशन, बहुत ज्यादा। एज अ रिजल्ट हमारा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दो ही बस 6 महीने में खत्म हो गए, जो 1 साल आपको मिलना चाहिए था। और सेकेंड सेमेस्टर बहुत वाइटल होता है क्योंकि उसमें सारे मेन मेन टॉपिक्स होते हैं, लाइक आपका डीबीएमएस हो गया, डेटा सॉरी एल्गोरिदम था, नेटवर्किंग थी। ये जो मेन 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सेकेंड सेमेस्टर में ही था। तो व्हेन लाइक वी स्टार्टेड स्टडिंग, मतलब हमको समझ में ही नहीं आता था कि इतनी जल्दी चीजें हो रही हैं। लाइक आपके माइनर्स हैं, मिड सम है, प्रोजेक्ट्स बनानी है, एंड सेम भी है। तो मेरे लिए वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक हम सभी के लिए जिन्होंने भी ये 6 महीने झेला,
वो था कि टाइम ही नहीं मिला हमको कि कुछ-कुछ चीज़ों में हम और डेप्थ में जा सकते थे। लाइक एल्गोरिदम हो या डेटा स्ट्रक्चर हो उसमें आई एम नॉट गोना बी द वेरी गुड पर्सन टू गिव एडवाइस ऑन दिस, बट स्टिल मुझे जितनी समझ है कि जो चीज़ें आपको पढ़नी ही है, कुछ-कुछ टॉपिक्स आपको कवर करनी ही है, हम सब वो डेप्थ के साथ कवर कर नहीं पाए। तो मेरे लिए पहला चैलेंज वही था कि टाइम बहुत कम मिला हमको। कि मतलब मिनिमम एक टाइम आपको चाहिए राइट पढ़ने के लिए। इतने फास्ट चीजें कैसे करो, इतने सारे हुँ, सब्जेक्ट्स हैं, हुँ, प्रोजेक्ट्स भी आपको बनाने हैं। तो पर्सनली मेरा ये प्रॉब्लम था। एंड सेकेंडली मैं जिस कॉलेज से हूँ वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, लेट्स बी ऑनेस्ट। पर यहाँ पे क्योंकि टीचर्स ज्यादातर आईआईटी से हैं, कोई इसरो से भी आए हैं, कोई डीआरडीओ से आए हैं, तो एकेडमिकली देयर स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई। तो कोई भी चीज आपको मतलब कोई आंसर आपने लिखा तो वो उनको पसंद भी डायरेक्ट आ जाए तो वो भी काफी मतलब चैलेंजिंग ही है। तो मार्क्स हुँ। हमारे भी काफी कम आते थे इनिशियली, तो अभी भी इतने खास नहीं आते। पर या लाइक impressing the teacher with your academic skill was a bit challenging for the first year, I think. तो अब इसी बात पे फॉलो क्वेश्चन भी ले लेते हैं कि थोड़ा अपना जेएनयू का एक्सपीरियंस शेयर करना कि कैसे एकेडमिक्स है, कैसे टीचर्स हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, क्योंकि जेएनयू तो फिर काफी कुछ सुनने को मिलता है न्यूज में, हम्म। तो इसके बारे अ, में। अभी 28 नवंबर को ही मेरा 1 साल हो जाएगा जेएनयू में। एंड आई कैन से इट विद माय होल हार्ट दिस इज नॉट इवन लाइक क्लोज टू व्हाट द मीडिया रिप्रेजेंट्स जेएनयू एज। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब हम भी आए थे नए-नए तो हमें बहुत डर लगता था कि पता नहीं यहाँ पे तो पॉलिटिक्स होती है, ये विंग, वो विंग, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस इन आवर कंट्री आल्सो। और जो जेएनयू को बाकी कॉलेजेस से लाइक अलग रखता है वो है फ्रीडम। और फ्रीडम में आप क्रिएटिव हो सकते हो किसी भी चीज़ में। तो जब हम आए पहले तो यहाँ पूरा मतलब जंगल ही ऑनेस्टली। मतलब 20% में बिल्डिंग है, हमारा रिंग रोड है, हमारे एकेडमिक्स बिल्डिंग्स हैं, कन्वेंशन सेंटर है, बाकी पूरा जंगल ही है। और बहुत बहुत सुंदर जंगल है ऑनेस्टली, मतलब हर एक सीजन का अपना अपना रूप होता है। तो ये तो हाँ जेएनयू का था। दूसरी बात यहाँ पे कोई मतलब टाइम लिमिट्स ऐसे नहीं है कि आपको अभी आना है अभी जाना है। इट्स लाइक ऑलवेज ओपन एंड लाइक नो वंस गोना आस्क यू व्हाट यू आर डूइंग विथ योर लाइफ एंड ऑल। तो फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम फॉर जेएनयू इट्स ऑल्सो, दैट they will say what they feel like no matter who you are and what you are. People are very opinionated here. And हाँ तो एज मतलब जे एज अ जेएनयू वर्ड दिस इज जेएनयू फॉर मी एंड यू विल लिव द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ हियर। सेकेंडली अगर एकेडमिकली बोलूँ तो वही टीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जगह से पढ़ के आए हैं। एंड सी इट्स अ रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी, ओके, सो द टीचर्स विल ऑलवेज एनकरेज यू। आई मीन नॉट डायरेक्टली बट समवेयर दे वांट यू टू परस्यू योर करियर इन रिसर्च, गो डेप्थ इन एकेडमिक्स, क्योंकि उन्होंने भी वही चीजें मतलब वो करके आए हैं तो उतना नॉलेज है उनको अपने डोमेन पे। बट द बेस्ट पार्ट वाज इवन इफ दे आर फ्रॉम सच हाई स्टैंडर्ड कॉलेजेस, उनके पास इतनी सारी डिग्रीज हैं, रिसर्च पर उनके इतने इंटरनेशनल जर्नल्स पे पब्लिश हैं, बट फिर भी लाइक दे आर वेरी हम्बल एंड वेरी हेल्पफुल। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो आप टीचर से जाके बात कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही, समझ में नहीं आ रहा, and they will help you out. You want to like do some project on your own, and if this person has knowledge, sorry, this professor has knowledge on that part, they will help you out. तो लाइक तुम्हारा ओपिनियन इस चीज के लिए क्या है कि द लर्निंग्स ऑफ आईएनपीएस क्लासेस इज हेल्पिंग यू इन ड्यूरेशन ऑफ योर एमपीए? व्हाट आर दोज लर्निंग्स? जब हम आईएनपीएस में थे आई थिंक कोचिंग सेंटर्स का ये होता है कि आपको डिसिप्लिन सिखाती है एंड हार्डवर्क सिखाता है, क्योंकि वो एक आपके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम है, उसमें आपको प्रिपेयर करनी है, इतने सारे बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, कंपटीशन टफ है, तो वो तो आप सीख ही जाते हो कि ठीक है लाइक हार्ड वर्क हैज टू बी देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी नो मैटर व्हाट। जब आप और भी हायर स्टडीज में जाते हैं तो आपका वो प्रेशर बिल्ड होता है, तो तब आपको वो जो चीजें आपने सीखी थी अपने कोचिंग के जर्नी में कि मुझे ये टाइम दी चीजें करनी है, ये चीज सीखनी है, वो चीजें मुझे लगता है कि हाँ एक इम्पैक्ट तो रहता ही है उस चीज का। और हाँ ऑफ कोर्स आई थिंक इन आईएनपीएस द टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल टुवर्ड्स अस इन वही कि हमको कभी भी दिक्कत होती थी तो नितिन सर हमें हमेशा कॉल उठाते थे, हमें हेल्प करते थे कोई भी प्रॉब्लम हो। एंड द मैनेजमेंट इन आईपीएस वाज आल्सो वेरी गुड, संगीता मैम, पारुल मैम। तो ये सब चीजें आई थिंक बाद में मैं एक अच्छी यादों के साथ ही वहां से आई हूँ, और हाँ फर्दर मेरी जर्नी में वो मुझे बहुत हेल्प करेगा। नाइस। तो इसी के साथ अपने कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में
बताना कि लाइक एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, क्योंकि जैसे कि तुमने बताया तुमने ऑनलाइन मोड ज्वाइन किया था, तो एक तो ये रहता है कि जैसे आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हो तो आप कोचिंग के अंदर हो, तो आपको क्या कब कैसे करना है ये सब आपको गाइड किया जाता है। बट ऑनलाइन में आप क्लास कर सकते हो, आपको शीट्स मिल जाएंगी, आपके टेस्ट हो जाएंगे, बट स्टिल एक स्ट्रेटेजी आपको खुद डिजाइन करनी होती है। तो तुमने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी डिजाइन किया था अपने खुद के लिए? मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती थी किसी भी चीज को, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन लाइक वो बैरियर दिमाग में मुझे नहीं रखना था इतना। आई थिंक अगर कम्पिटिटिव एग्जाम किसी को भी क्रैक करनी है तो फर्स्टली ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन व्हिच कम्पिटिटिव एग्जाम यू आर फोकसिंग ऑन, बट फॉर अस क्वेश्चंस यूजुअली जेई मेंस के लेवल के आते हैं। तो मुझे था कि फर्स्ट माय बेसिक्स शुड बी क्लियर, सेकंड जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपके क्लियर होने चाहिए। थर्ड, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। फोर्थ, एग्जाम दो। फिफ्थ, अपने जो भी गलती करी है उसको रिवाइज करो। मेरे लिए यही था, वो पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिवाइज, दैट्स इट। तो ऑनलाइन मोड में जो है आईएनपीएस का जो सिस्टम है, हमारे हर रोज क्लासेस होती थी 3 टाइमिंग्स पे। तो हम क्लास ज्वाइन करते थे, सर जो भी उस दिन पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी क्वेश्चंस वो सॉल्व करा रहे हैं, तो वो चीजें हम पढ़ते थे। फिर उसी टॉपिक पे हमको सीट्स मिलती थी, तो शीट्स आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हर रात को हमारे एग्जाम्स होते थे कोई भी सब पर्टिकुलर टॉपिक पे। वो एग्जाम्स तुम दो, आपको तभी के तभी रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो जो भी आपकी गलती होगी वहां पे सोल्यूशंस भी होते थे, तो आप वो सोल्यूशन सीख लो। जहां पे आपने देखा कि मेरे ये क्वेश्चन गलत हो रहे हैं या फिर मेरे से वो बन नहीं रहा है, तो फॉर मी लाइक आई प्रिपेयर्ड अ सेपरेट कॉपी। जो क्वेश्चन मुझसे बनते नहीं थे और मुझे लग रहा था कि मुझे उसमें रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो आप वहां पे नोट कर लो, ताकि बाद में, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने रिवीजन नहीं करी तो कोई काम का नहीं है उतना पढ़ना आपका। रिवाइज आपको हर रोज करनी है, क्योंकि वो पार्किंसंस मेथड है, राइट, कि विद टाइम यू विल फॉरगेट सर्टेन थिंग्स। तो इसीलिए, क्योंकि एग्जाम्स भी हो रहे थे और रिवीजन आपको खुद से ही करनी है, रिवीजन तो आपको कोई टीचर नहीं कराएंगे, राइट। एंड में ऑफकोर्स हमारे होते थे क्लासेस कि हम एक टॉपिक को आज पढ़ रहे हैं, उसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कौन से पीआईक्यूज आए हैं उस चैप्टर से, वो तो सर कराते ही थे, पर खुद से भी आपको रिवीजन सिस्टमेटिकली करनी होगी। Like, if you want to highlight some distinctive features of INPS classes that you found very beneficial, not only at that time, at this time when you are pursuing MCA, तो हम अगर किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हमारे जो करिकुलम है, जो एग्जाम का कोर्स है, उसके अलावा भी हम काफी कुछ चीजें सीखते हैं। तो ऐसे कौन से डिस्टिंक्टिव फीचर थे या कौन से ऐसे मतलब तुम्हें यूनिकनेस लगी कि जो तुम्हें अभी भी हेल्प करती है? मेरे लिए आईएनपीएस ज्वाइन करने के 4 रीजंस थे। पहले तो फैकल्टी, मतलब मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन करूँ तो मैं ये 4 चीजें देखूंगी। पहले फैकल्टी कैसी है, सेकंड वहां से सिलेक्शन कैसे हो रहे हैं, थर्ड उनके टेस्ट सीरीज के पैटर्न्स कैसे हैं, एंड फोर्थ फॉर मी इट वाज अ फाइनेंशियल एंगल ऑल्सो। तो जब मैंने सर्च करना चालू करा कि कौन से कोचिंग्स अवेलेबल हैं, मुझे नितिन सर की कोचिंग जो स्ट्रेटेजी है उनकी, वो बहुत सही लगी। बात है कि आप मैथ में जाके, मतलब वहां पे मान लीजिए आपके 11-12 के स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट फॉर दैट यू नीड सम सर्टेन मैथमेटिकल टूल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, आपको इनइक्वलिटीज आनी चाहिए, आपको ग्राफ्स आनी चाहिए, ये तो बेसिक चीजें जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने देखा था कि सर उन सब चीजों पे वो सेपरेट क्लासेस लेते हैं, वो एक ठीक ठाक अमाउंट ऑफ टाइम उस पर दे रहे हैं कि पहले बच्चों के बेसिक्स क्लियर हो जाए, तब आप जाके मेन टॉपिक्स करोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो मुझे ये सबसे बढ़िया उनकी, मतलब लाइक द स्ट्रेटेजी ही वाज यूजिंग फॉर टीचिंग अस, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सेकेंड था सिलेक्शन। आई थिंक वो तो पता ही है कि एनपीएस के बच्चे मतलब बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में हैं, आप खुद भी हो अच्छे। फिर हमारे जो मतलब सुपर सीनियर्स हैं वो भी काफी अच्छी जगह प्लेस भी हैं, तो इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। थर्ड वाज टेस्ट सीरीज का, जो मैंने बोला आपको कि हर रोज तो हमारी रात को एग्जाम्स होती थी एंड इन आते तक फुल फ्लेज्ड मॉक होते थे, वो डिपेंड करता था, हफ्ते में 3-4 हो जाती थी। एंड लास्ट हमारे टाइम बाकी यूनिवर्सिटी, बाकी इंस्टीट्यूट्स के मामले में मुझे आईएनपीएस की फीस काफी रीजनेबल लगी थी, और उस प्राइस में भी वो जो कंटेंट डिलीवर कर रहे थे, आई थिंक इट वाज रियली गुड। तो दिस इज व्हाई आई चूज आईएनपीएस। एंड ऑफ कोर्स जो आईएनपीएस के दोस्त मेरे तब बने थे, वो भी अभी बहुत अच्छे अच्छे एनआईटीज में हैं, तो वी आर स्टिल इन टच। एंड हम लोग ये शेयर करते रहते हैं कि मेरे यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, वो लोग क्या नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, क्योंकि
आईटी में ना आपको एक है कि कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी भी है, आपके सीनियर से भी आपको बहुत चीज सीखने को नेटवर्क्स। मिलती है। या नेटवर्क बहुत जरूरी है। आई वोंट से दैट दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बट क्योंकि कंपटीशन, लाइक ऑफ कैंपस कंपटीशन इज रियली हाई, इतने सारे लोग उसी एक जॉब के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप अच्छे कॉलेज से होते हो तो कंपनीज आपके वहां पे आ रही है, तो देन योर कंपटीशन इज अमंग लेट्स से 40 या 50 पीपल। ओके, यू आर ऑलरेडी इन अ मच स्मॉलर सेट, तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन वुड बी ग्रेटर हियर नॉट देयर। तो अगर आपके सीनियर्स आपके साथ अच्छे कांटेक्ट में हैं तो वो आपको रेफर भी कर सकते हैं। ये एक एनवायरनमेंट मुझे वहीं से मिली है, एंड आई एम स्टिल टच इन ऑल ऑफ देम, एंड आई थिंक वी विल हैव अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप विद देम। दैट्स व्हाट हैज Yeah, बीन रियली nice. बेनिफिशियल फॉर मी। So let's talk a little bit about your career aspirations. Where are you looking yourself in future? Like, which roles are you targeting? Like, as you told that you are mainly focused on microprocessors. So I guess you are not focusing on software development. Instead, you are focusing something related to that microprocessor thing. So can you share something about that? फर्स्टली कोरोना आने के बाद मुझे फ्यूचर को लेके सोचने में बहुत डर तो लगता ही है मजाक से बात। पर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक 10 to 15 ईयर प्लान है, जिसका 5 साल ऑलमोस्ट होने आ रहा है। बट माई लाइक मेन फ्यूचर गोल इज टू स्टार्ट समथिंग एट माई ओन। तो आई डिडंट न्यू कि व्हाट आई वांट टू बिल्ड ऑनेस्टली, क्योंकि कोई भी आप बिजनेस करो, मान लो उसके लिए दो चीज आपको चाहिए, एक तो आइडिया, दूसरा एग्जीक्यूशन। तो आइडिया भी मुझे था नहीं कि मुझे किस फील्ड में जानी है, एंड व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए काम करने का, आप सीखो कि वो एनवायरमेंट काम कैसे करता है, राइट, हाउ कंपनीज। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दैट पार्ट। तो मुझे था कि मुझे उस लेवल तक तो पहुंचना ही है, पर मैं किस चीज में जाना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि सॉफ्टवेयर की चीजें देखिए, अगर आप हैं इस कोर्स में, आपको पास तो करनी होगी, तो आप तो पढ़ तो रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इस चीज के लिए बनी हूँ। मतलब मेरा खुद से कोई यूनिक नॉलेज इस फील्ड में है नहीं। तो इसीलिए जब मुझे माइक्रोफोन से मैंने पढ़ा तो आई वाज लाइक ट्रिगर्ड कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे इसके रिलेटेड अगर कुछ काम मुझे मिल जाता तो मैं जरूर करती। तो जब मैं यहाँ पे आई तो हमारे जो आर्किटेक्चर के सर थे, तो मैंने उनसे बात करी कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, इज देयर एनी स्कोप वेयर आई कैन बिल्ड माई करियर ऑन दिस। तो उन्होंने बोला हाँ, वीएलएसआई डिजाइनिंग भी एक चीज है, जो मुझे ऑनेस्टली पता थी नहीं तब के। ओके, क्योंकि आप भी कुछ जानते ही होंगे, सॉफ्टवेयर को लेके यूट्यूब में 1000 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पर वीएलएसआई डिजाइनिंग ये सब के बारे में बात बहुत कम होती है। मतलब इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, यू हैव टू फाइंड दैट कंटेंट। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मतलब everyone around me is talking about this topic. No one, honestly. Kind of underrated चीज। Yeah, not like underrated. I don't understand why people don't pursue, like they don't explore this career. मुझे लगता है एक तो जैसे मेरे जैसे होंगे जिनको पता ही नहीं कि ये है भी कुछ, और तीसरा मे भी जो सब्जेक्ट मैंने आपको बोले इनिशियल स्टेज पे, जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत सारी जगह पे अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं जाती कि स्टूडेंट को वहां पे कोई इंटरेस्ट आए भी। तो मुझे उन्होंने जब बोला कि ऐसे वीएलएसआई डिजाइनिंग होती है कि दिस इज बेसिकली आपको जो इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन होती हैं, तो उसके लिए भी आपको कोडिंग करनी पड़ती है। इट्स अ 14 स्टेप लेंदी प्रोसेस। तो आप उसमें एक या दो चीज में जा सकते हैं कि आप आरटीएल कोडिंग सीखो या फिर वेरिफिकेशन पे जाओ। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये सब चीजें पसंद है, कि इसमें जो मतलब मान लीजिए कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट में अभी तो बिलियंस ऑफ बिलियंस ट्रांजिस्टर्स होते हैं, राइट। तो वो आप तो हाथ से डिजाइन करोगे नहीं कि ये ट्रांजिस्टर यहाँ जाएगा, ये गेट ऐसे बनेंगे, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी आपको कोडिंग ही करनी पड़ती है। देन वन ऑफ द मोस्ट यूज लैंग्वेज इज वेरीलॉग, व्हिच इज आल्सो लाइक सी। तो मैंने वो लैंग्वेज जब थोड़ा बहुत मैंने सीखा, और बेसिक जैसे कोई मान लीजिए सर्किट जैसे मल्टीप्लेक्सेस वगैरह हो गए, सिंपल गेट्स वगैरह हो गए, तो मैंने देखा कि अच्छा ये ऐसे काम करते हैं, सिमुलेटर ऐसा होता है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आपको पता होगा जैसे इन एज अ कंट्री वी नीड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, वी हैव टू बिल्ड चिप्स एट आवर ओन। हम कब तक ही उसको एक्सपोर्ट करते रहेंगे, हमें खुद से भी वो चीजें बनानी होंगी, अदरवाइज ऑलवेज गोना बी वीक, बिकॉज चिप इज मैंडेटरी फॉर एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। हर चीज अगर कोई भी चीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो उसमें वो डिजाइन वो चाहिए आपको प्रोसेसर, चाहे वो आपका फैन हो, आपका एसी हो, एसी का रिमोट हो, मतलब कंप्यूटर तो ऑफ कोर्स, बट फ्रॉम अ डे टू डे लाइफ यू नीड चिप्स। तो इंडिया के साथ फॉक्सकॉन की भी जो डील होनी थी, जो हुई नहीं, लाइक क्योंकि हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो फिर मुझे ये लगा कि हाँ, ये एक ऐसा फील्ड होने वाला है जहाँ पे
ऑफ कोर्स देयर गोना बी सम जायंट्स जो इसमें पायनियर होंगे ही, पर मुझे लगा कि फ्यूचर में इसका काफी स्कोप हो सकता है कि अगर हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी तो वो तो ऑब्वियसली ऐसे इंजीनियर्स ढूंढेंगे जिनको वो काम आता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं वीएलएसआई डिजाइनिंग पे सीखूं, काम करूं, तो शायद 4-5 साल बाद अगर इंडिया में वो इंडस्ट्रीज बनती हैं जब ठीक ठाक से, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब ठीक चले, तो मुझे वहां पे करियर में अपना ज्यादा ग्रोथ दिखता है, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी व्हाट शुड आई से लाइक वाइडली एक्सप्लोर्ड फील्ड ऑनेस्टली। अगर आप देखेंगे भी तो एम टेक इन वीएलएसआई भी कुछ सर्टेन आईआईटीज ही प्रोवाइड करती हैं जो यूजुअली हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही लेती हैं, और जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं आई थिंक मुझे सच में मैं नहीं बता सकती एग्जैक्टली पर मुझे लगता है उनकी फीस भी काफी हाई है अगर आपको उस चीज पे अपना करियर परस्यू करना है। तो अभी भी हमारे देश में उस चीज को लेके इतने हमारा स्टैंडर्ड काफी हम लो पे ही हैं, पर हमारा मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि हम इतने करोड़ों के देश हैं तो कंज्यूम ही उस हिसाब से करते हैं। हाँ, if someone is actually looking for a, let's say, in initial years of your career, if you are ready to struggle for a bit but then have a higher rate of growth later, let's say like y to the power ex का ग्राफ अगर आपको चाहिए, तो you can explore this field too, not just software development। ये भी हो सकती है और दूसरा इसका ये भी एंगल है कि अभी आप देख ही सकते हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कुछ कुछ जॉब्स को तो रिप्लेस करेगा ही, इवन इफ इट डजंट रिप्लेस इट विल हेल्प टू मेक योर जॉब बेटर। बट ये एक ऐसा फील्ड है क्योंकि इसमें डिजाइन इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो यू हैव टू यू नीड अ पर्सन ऑल्सो, क्योंकि अपडेशन मैं खुद ही एक इंसान ही सोच के कर सकता है, वो मशीन से वो रिप्लेसेबल इतने आसानी से है नहीं। nice। तो मतलब काफी सोच समझ करके इस फील्ड को चूज किया है। या क्योंकि मुझे लगता है आई बिलीव इन लॉन्ग टर्म प्लान, हाँ, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन इज नॉट फॉर मी। लाइक मुझे लगता है ये एक ही जिंदगी है तो आपको कुछ हाँ, बड़ा ही करना चाहिए। लाइक इफ यू आर सरेंडरिंग योर सेल्फ टू डू समथिंग रिमार्केबल, समथिंग गुड, तो मतलब एक ही जिंदगी क्यों वेस्ट करना है, कुछ अच्छा काम करो, अपना बेस्ट दो। वही है ना कि आपको अगर इतनी सी कंपनी भी है तो भी आप उतना ही मेहनत करो, अगर इतनी बड़ी कंपनी उतना ही मेहनत कर रहे हो, तो वाई नॉट एम बिग। तो मेरे लिए ये हाँ, कुछ पॉइंट्स था, लाइक आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड आल्सो इफ आई हैव दैट पेशेंस देन लेटर मुझे अपना मतलब बिजनेस भी इस फील्ड में हो सकता है कि मैं कुछ बना पाऊँ, कुछ कर पाऊँ, तो इसीलिए मैंने ये चूज करा। nice। Like, based on your experience during your preparation for MC entrance exam, INPS classes को तुम रिकमेंड करना चाहोगी जो अपकमिंग एमसीए एस्पिरेंट्स हैं? इफ यस, देन व्हाई? Of course, if you want to get selected in a good university and if you're willing to work hard for it, IMPS would be a great choice। तो मैंने वो 4 पैरामीटर्स ऑलरेडी बोल दिए जो मेरे लिए मैंडेटरी थे। आई थिंक वही मोस्टली होते हैं हर स्टूडेंट के लिए भी। तो और अभी तो और भी सिलेक्शन डेट्स बढ़ी हैं IMPS के। तो अगर आपको वही है कि आपको अगर आप खुद मेहनत करोगे और अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि एक टीचर हैं आपको हमेशा ही मदद करेंगे, आपको कुछ मतलब कौन सी चीज है कि आपको पढ़नी चाहिए, कौन से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिससे ज्यादा वेटेज है, जो नहीं है, वो काम ऑलरेडी आपके टीचर ने वो एनालिसिस उन्होंने पूरी कर रखी है इतने सालों के क्वेश्चन पेपर से, राइट? तो यू डोंट हैव टू लाइक एम्फसाइज ऑन दोज थिंग्स अगेन। वट एवर योर टीचर इज टेलिंग यू, ही हैज अ 20 years of experience in this teaching field। तो कुछ तो वो सोच समझ कर ही तुमको कह रहे हैं ना। तो ऑफ कोर्स वो टीचर की अगर आपको बात सुननी है, खुद मेहनत करनी है, तो आईएमपीएस इज अ ग्रेट चॉइस। एंड ऑल्सो आपके सीनियर्स भी आपको हेल्प करेंगे। हमारे में तो टाइम टू टाइम आते थे सीनियर्स, बात करते थे तो हम वो सुनते थे। और उनके पास मतलब कोई भी अगर आप जिस फील्ड में हो उससे आपको उस इंसान को आपसे 4-5 साल का ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है सुन लेनी चाहिए। कुछ आपके पॉइंट्स तो डेवलप होंगे, कुछ इंसाइट्स तो आपको मिलेंगी उनकी बातों से। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि anyone who is preparing and they can give the time and effort, तो go for it। लाइक, लेट्स एंड दिस सेशन। बट अगर जाने से पहले अगर तुम जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो अभी अभी एंटर हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको अगर कुछ बताना चाहो या अपने एक्सपीरियंस से कुछ गाइड करना चाहो? 18 में सबको सब कुछ नहीं मालूम होता है, तो इतना लोड नहीं लेना चाहिए कि आई हैव टू फिगर एवरीथिंग आउट इन माय ग्रेजुएशन। मेरी ग्रेजुएशन के टीचर ने मुझे एक ही बात बोली थी, किशोर ठाकुर सर है, तो लाइक ही हैज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन मी। तो सर ने मुझे बोला था कि ग्रेजुएशन में एक्सप्लोर करना और मास्टर्स में जाके स्पेशलाइजेशन करना।
तो अगर आप बीसीए में हैं या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में भी हैं, तो देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होंगी, बहुत सारी अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जो आपके कोर्स में भी इंक्लूड होगा। आई थिंक यू नो लाइक एमएल, एनएलपी, एआई, ये सब आपके आएंगे आपके टॉपिक्स में। बट फर्स्ट, फॉर एवरी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, इवन इफ आई एम गोइंग फॉर वीएलएसआई, मुझे भी सर ने बोला था कि पहले आपके डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम एटलीस्ट एट अ डिसेंट लेवल क्लियर होना चाहिए। तो तुम बाद में स्पेशलाइजेशन करो, पहले थोड़ा जनरलाइजेशन करो कि जो जो आपके, अगर आपके करिकुलम में कोई सब्जेक्ट्स हैं तो कुछ सोच समझ कर ही वो दिया गया है, चाहे वो आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो, चाहे आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो। पहले लाइक हैव अ जनरल व्यू ऑफ हाउ कंप्यूटर इज एक्चुअली वर्किंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन डू विद इट। तो जो भी ग्रेजुएशन में है, मैं पहले ये बोलूंगी कि अपने बेसिक्स क्लियर करो, थोड़ा एक्सप्लोर करो कि कौन से फील्ड में तुम जा सकते हो, एंड ऑलवेज जस्ट डोंट मेक मनी योर प्रायर आइडिया ऑफ परस्यूइंग योर करियर। ठीक है, एक टाइम के बाद आपको अगर मान लीजिए आप एक फील्ड में इतने साल तक हैं, तो कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आपका होता रहेगा टाइम टू टाइम, राइट? तो पैसे बन जाएंगे, इतना टेंशन पैसे को लेके पहले मत लेनी चाहिए कि हाँ मुझे तो जॉब भी चाहिए, मुझे ये करना है वो करना है। पहले तुम देखो तो कि कौन सी चीज में तुम अपना कुछ इनपुट दे सकते हो। यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर यूनिक नॉलेज। आई बीन स्टोलिंग दिस कोट फ्रॉम नवल रविकांत। बट वो अपना जो नीचे होता है ना कि मुझे लगता है मैं इस फील्ड में कुछ कर सकती हूँ, अपना कुछ डाल सकती हूँ इनपुट, वो पहले तुम चूज करो। तो बैचलर में ये सब कर लेना कि कौन सी चीज में तुमको जानी है। जब मास्टर्स में आओगे तो वही सब्जेक्ट आपको और भी काफी डेप्थ में पढ़नी पड़ेंगे। तुम डेटा स्ट्रक्चर बीसीए में भी तुमने वही पढ़ा होगा, पर एमसीए में भी डेटा स्ट्रक्चर है, पर वो काफी दूसरे स्टैंड, मतलब पूरा ही अलग लेवल का ही होता है, मतलब यहाँ का टफनेस कुछ अलग ही था। आई थिंक यू विल एग्री। तो वो चीज आपको यहाँ पे आके स्ट्रगल करनी ही होंगी। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो इसमें टाइम थोड़ा तो मिनिमाइज होगा ही। स्ट्रगल आपका रहेगा ही, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, नहीं तो मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो उसके बाद ये जनरलाइज हो गया, तो जब आपका प्रोजेक्ट बनेगा तो आप अपने फिर जिस फील्ड में आपको करनी है उसमें तुम करो। तो मैं यही कहूंगी कि डोंट रश इनटू थिंग्स, फर्स्ट एक्सप्लोर, फाइंड व्हाट इज गुड फॉर यू एंड नॉट फॉर योर क्लासमेट्स और व्हाट एवर योर सीनियर्स हैव बीन टेलिंग यू। नो, लाइक पहले लाइक अपना माइंड थोड़ा क्लियर करके सोचो कि मैं कौन से फील्ड में स्ट्रगल करना चाहती हूँ, फिर आगे बढ़ो। Okay. So that's all, guys, and thanks a lot, थैंक यू। Aparna, for sharing थैंक your यू टू यू टू। experience and guiding the students. And I hope this session will help them a lot. And I wish you a great future ahead. Thank you. Thank you so much for having me, and all the best to all the future friends. And thank you, INPS classes, for all the help and the guidance they have been doing for us, even till today. So, yeah, I'm really grateful that I was a part of their journey. I mean, they were a part of my journey also. So, and yeah, all the best. Keep working, keep hard working, and all the best to you too. You've Thanks been a a very lot. good student, I've heard. So, yeah, all the best, and thank you. Yeah, thanks.